आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये सोलर सिस्टम क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सोलर सिस्टम को हम सन्स फैमिली के नाम से भी जानते हैं। अब सन्स फैमिली क्यों कहते हैं, यानी सूरज का कौन कौन सा परिवार हो सकता है। तो सन जो सेंटर में होता है, जिसको रिवॉल्व करते बहुत सारे प्लैनेट्स के साथ इसमें आपको मिल जाएंगे अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अदर सेलेस्टियल बॉडीज में मैंने आपको पहले बताया लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स, मीटियोराइड, और उसके बाद आपके और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज लाइक कॉमेट्स एट्सेट्रा। इसके बाद आता है हमारा सैटेलाइट, जिसमें आप मून को देखते हो। तो हम कहते हैं कि ये हमारा अर्थ है और अर्थ के पास एक हमारा एक प्यारा सा मून है, चंदा मामा है। पर ये जो चंदा मामा है ये सिर्फ क्या है, धरती के पास नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर आपको ऐसे चंदा मामा देखने को मिलेंगे। लाइक हमारे पास जुपिटर है, हमारे पास नहीं है पर जुपिटर के पास भी बहुत सारे ऐसे क्या हैं, आपको चंदा मामा जो है इसे रिवॉल्व करते हैं। ओके, इनकी संख्या आपको बगल में लिखी हुई आ रही होगी। थोड़ी देर में हम जुपिटर को भी डिस्कस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से वहाँ आप इस चीज़ को समझ जाओगे। सैटर्न है, तो सैटर्न के पास भी अपने बहुत सारे चंदा मामा हैं। तो ये सिर्फ धरती के पास हमारे चंदा मामा नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे हमारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास आपको चंदा मामा देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे जो टॉपिक है उसमें अभी हम लोग सन की प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। तो सन की बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें जाननी चाहिए, और कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पता भी होंगे। जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हमारा ये है कि इसके पास अपना ऑन लाइट होता है और हीट होता है। इसके पीछे की वजह यह है कि यह एक मीडियम साइज स्टार है, मीडियम साइज स्टार। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हर स्टार के पास अपनी लाइट होती है और अपनी इसके साथ साथ हीट होती है। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सन अगर मीडियम साइज स्टार है तो लार्ज साइज स्टार कितने बड़े होते होंगे, समझ रहे हो? ठीक है, जिससे इतनी हीट हमें मिलती है कि दिन के दोपहर में गर्मी से हमें काफ़ी परेशानी भी होती है। तो आप समझ लो अगर कि कोई भी अगर हमारा क्या है स्टार जो धरती के और भी करीब होता तो हमारी हालत कैसी होती, शायद इसके ऊपर थोड़ा और परेशानियां क्रिएट होती। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ जाननी है वो यह कि अगर हम डायमीटर कंपैरिजन करें अर्थ और सन का, तो मैं आपको बता दूं सन का जो डायमीटर है वो लगभग आपको 100 गुना ज़्यादा है अर्थ के मुकाबले। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है WEIGST वेट। ओके, वेट की अगर बात करें तो वेट हमारा जो है अर्थ के मुकाबले सन का वो लगभग 3 लाख टाइम्स ज़्यादा है। ये कुछ फैक्ट्स हमें हैं हमारे पास। इसके बाद हमारा है क्या कि जो सूर्य की किरणें हैं, जो रोशनी है, जो लाइट है, वो धरती पर यानी अर्थ पर कितनी देर में रीच करता है, पहुंचता है, जिसे हम कहते हैं। ओके, तो ये टाइमिंग लगभग हम लोग अप्रॉक्स हमारा 8 मिनट हम लेकर चलते हैं। ठीक है, 8 मिनट के आसपास, 8 मिनट से कुछ सेकेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, थोड़ी बहुत यहाँ पर ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, सिंपली ये समझ लेना है आपको कि जो सन है वो आपको क्या है, हाईली कंप्रेस्ड हॉट गैसेस से बना होता है। ओके, इसमें आपको क्या है, जिसकी वजह से जो रोशनी निकल रही होती है वो रोशनी धरती पर जीवन को या फिर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। ठीक है, और ये जो लाइफ है वो कैसे पॉसिबल होती है, ये जो लाइफ है ये हमारे धरती के ऊपर प्लांट्स की वजह से पॉसिबल होती है। और प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो जो बेसिक डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में जो हम बेसिक जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। लाइक आप जानते हो फोटोसिंथेसिस के लिए एक पौधे को जो पत्तों में कर रहा होता है उसे क्या चाहिए उसे आपको CO2 चाहिए, और ये CO2 हम छोड़ते हैं, हम उन्हें देते हैं। ठीक है, CO2 के बाद जो चीज़ें उसको चाहिए वो है पानी, जो वो ज़मीन से ले लेते हैं अपने रूट्स के माध्यम से। जो इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो एज अ कैटलिस्ट कैटलिस्ट के रूप में काम करती हैं, लाइक हमारा क्लोरोफिल। ठीक है,
इसके बाद हमारा इसमें सनलाइट भी आएगा। ओके, इसके बाद ये लोग ग्लूकोज बनाते हैं और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट एंड वाटर निकलता है हमारा बाई प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें से ये उनके काम के होते हैं, ये भी थोड़े बहुत काम के होते हैं, पर ये जो है ये हमारे लिए वो दान दे देते हैं। तो जितनी भी ऑक्सीजन आप एटमॉस्फेयर में देख रहे हो वो सारे ऑक्सीजन प्लांट्स ही बना रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार क्या होता है, लाइफ सूर्य की रोशनी के माध्यम से धरती पर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, वो है हमारा प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स भी एक सेलेस्टियल बॉडी होता है। प्लैनेट्स इज ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी एंड देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, अगर मैं बात करूं, ये अगर सन है, ठीक है, तो सन को क्या है, आपको ऑर्बिट करने वाले बहुत सारे क्या होते हैं, आपको प्लैनेट्स देखने को मिल जाएंगे। कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के लिए इतना हम लोग समझते हैं। ओके, तो हमारे पास ये सन है, सन से रोशनी निकल रही है, सन से आपको लाइट और हीट रिलीज हो रही है कंटिन्यूअसली। ओके, अब हमें जो समझना यह है कि उसके सबसे नजदीक जो ऑर्बिट है, ठीक है, उस पर होता है कौन, ठीक है, उस पर आपको मिल जाएगा कौन, मरकरी। ठीक है, यहां पर आपको मरकरी मिल जाएगा। सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, मरकरी मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारा वो है वेनस, इसके बाद आपको मिलेगा अर्थ, ठीक है, इसके बाद आपको मिल जाएगा मार्स। इसके बाद एक बेल्ट होती है, जैसे आप ये देख रहे हो, ये हमारा हो गया आपका मरकरी, ये हो जाएगा हमारा वेनस, ये हमारा हो जाएगा अर्थ, ये हो जाएगा हमारा मार्स। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर फिर आपको एक बेल्ट मिलेगा, यानी काफ़ी खाली स्थान मिलेगा। ये ऑर्बिट आपको किसी और चीज़ों का है, मैं अभी बताऊंगा ये क्या है। इसके बाद भी ये फैमिली बढ़ती चली जाती है। ओके, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपको 4 लाइनें और भी देखने को इस प्रकार मिलेंगी। वो 4 लाइनें किसकी है मैं बता देता हूं आपको। इसके बाद यानी हमारा क्या हो गया, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इसके बाद हमारा ये इसे कहते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट, इसे हम कहते हैं एस्टेरॉयड्स बेल्ट। यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलियंस ऑफ एस्टेरॉयड्स बेल्ट देखने को मिल जाते हैं और इसे आप सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हो। इसे हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा जो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, आपको जुपिटर, सैटर्न। ओके, और इसके बाद जो हमारा आता है वो कहलाता है क्या, यूरेनस, और लास्ट जो हमारा नेपच्यून। अब बोलोगे सर कि क्या सिर्फ 4 ही प्लैनेट्स हैं, 8 ही प्लैनेट्स हैं? तो जी हाँ, 8 ही प्लैनेट्स हैं। इससे पहले भी कुछ सालों पहले एक प्लैनेट्स हुआ करता था जिसे हम प्लूटो के नाम से जानते थे। तो अब ये प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। इसे अब हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ सवाल हमारे मन में और आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि कौन सी ऐसी बॉडी है या फिर कौन से ऐसे लोग हैं जो प्लैनेट्स को प्लैनेट्स कहते हैं। उनका कभी मन करता है तो उसे प्लैनेट कह देते हैं, उनका मन करता है तो कभी उसे ड्वार्फ प्लैनेट्स कह देते हैं। ये शक्ति किसे मिली हुई है, तो ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। कौन सी ऐसी बॉडी है, कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो आपको प्लैनेट्स की कैटेगरी में आपको उसको प्लैनेट्स के लिए रिकॉग्नाइज करते हैं, और या फिर अगर उसकी वो क्या होता है कि प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो उसको वहाँ से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, इन 4 प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं, इन 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनर और टेरेस्ट्रियल। इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स ये कहलाते हैं। इतना नहीं, इन प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल क्यों कहते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? इसके पीछे की वजह यह है कि ये सारे की जितने चारों के चारों प्लैनेट्स हैं, ये हमारे रॉक्स और हेवी मिनरल्स से बने होते हैं, हेवी मेटल से बने होते हैं। ओके, रॉक्स और हेवी मेटल्स
से बने होने की वजह से ये क्या है, आपको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। ओके, और इनर प्लैनेट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट, आपको मैंने बताया था ये हमारा क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट। तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की जो प्लैनेट्स हैं उसको हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं। यानी ये 4 प्लैनेट्स आप देख रहे हो, ये एस्टेरॉयड बेल्ट, इसके बाद हमारी 4 प्लैनेट और हैं, लाइक हमारी जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ओके, तो ये रॉक्स और मेटल्स की वजह से इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, और इनर प्लैनेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको एस्टेरॉयड बेल्ट्स के अंदर आती हैं। ओके, इसके बाद जो हमारा है वो क्या है कि स्फेरिकल शेप की होती हैं। इसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल इन नेचर, स्फेरिकल इन नेचर। ओके, अब जब हम प्लैनेट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे तो समझेंगे डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप्स ऑफ आपको क्या होते हैं, आपको प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ स्फेरिकल नहीं होते हैं, जियोइड शेप भी होते हैं, ओवल शेप भी होते हैं, इन सारे शेप्स को हम लोग लेटर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद जो हमारे 4 हमारे प्लैनेट्स आते हैं, मैं आपको बता दूं इस एस्टेरॉयड बेल्ट को माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है, माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या क्या होती है, संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये साइज में बहुत छोटे होते हैं। तो साइज में छोटे होने की वजह से इसको माइनर कहा जाता है। ठीक है, और इनकी संख्या यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट के जो 4 प्लैनेट्स, इन 4 प्लैनेट्स में आपको ये मैं बता दूं कि ये काफ़ी साइज में बहुत बड़े होते हैं, यानी ह्यूज साइज के होते हैं, ह्यूज साइज होती है इनकी। गैसेस और लिक्विड से ये क्या होते हैं, आपको बने हुए होते हैं। इनका फॉर्मेशन आपको गैसेस और लिक्विड के माध्यम से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आपको बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये कुछ प्लैनेट से रिलेटेड हमारे पास क्या थे, आपको ये थे इंफॉर्मेशंस थे। जो लास्ट जो मैंने आपको बताया था, प्लूटो भी एक प्लैनेट है। ठीक है, किस साल इसे एज अ प्लैनेट शामिल किया गया और किस साल इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया, तो लास्ट हमारा जो इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, प्लूटो से रिलेटेड होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज योर प्लूटो, जिसे हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कह रहे हैं। ओके, तो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होता है, हमारा पहला तो ये सवाल उठता है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या और प्लैनेट्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो प्लैनेट्स को प्लैनेट्स बनाती हैं और बाकी कुछ बॉडीज को ड्वार्फ प्लैनेट्स बनाती हैं। ठीक है, जिसमें से कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे, वैसी कौन सी प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट कह सकते हैं। पहला वो होगा क्या, पहला नियम है कि वो क्या है, आपको सन को रिवॉल्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिवॉल्व करना चाहिए। अगर कोई भी पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी सन को रिवॉल्व करता है तो पहला फुलफिल करता है, क्या फुलफिल करता है, क्राइटेरिया प्लैनेट्स बनने का फुलफिल करता है। दूसरा जो आप यहां पर देखते हो कि अपने ऑर्बिट पर ही क्या होना चाहिए, ऑन ऑर्बिट पर ही रिवॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी भी मन किया तो दूसरे के घर में घुस गए। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये यहां से कोई आपको जा रहा है इस तरीके से और वो जाते हुए भटक गया और इधर घुस गया, इस तरीके से उसने बना लिया, ऐसे बना रहा है, कुछ भी चल रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से वो नहीं कर सकता, वो अपने ऑर्बिट पर ही क्या करेगा, अपना रिवॉल्व करेगा। ठीक है, और तीसरा जो हमारा क्या, स्फेरिकल शेप का ही होना चाहिए। ओके, स्फेरिकल शेप का ही होना चाहिए। तो ये जो 3 बेसिक चीजें हैं जो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी को प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाल सकती हैं, उनमें से जो पहली जो चीज है जो यानी रिवॉल्व करना, और कहां, अपनी ऑर्बिट पर, ये प्लूटो ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। यानी उसने क्या कर दी, दूसरे के घर में ताका झाकी कर दी। ओके, यानी ये प्लूटो है तो प्लूटो अपने ऑर्बिट में ना जाते हुए ऐसे इस तरीके से घुस गया। तो मान लीजिए वो तो थोड़ी बहुत क्या करेगा, आपको ब्रेक करेगा लो को, तो वो क्या करेगा, आपको वो निकाल दिया जाएगा अपने कैटेगरी से। ठीक है, तो वो स्फेरिकल शेप का है, बट आपको उसका जो रिवॉल्व करता है अपने ऑर्बिट से थोड़ा वो क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं आपको बताने वाला था कि कौन सी ऐसी बॉडी है, बॉडी या फिर आप इसको अथॉरिटी भी कह सकते हो। ठीक है, कौन सी ऐसी बॉडी और अथॉरिटी है जो क्या डिसाइड करती है कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेनेट कहलाएगा या फिर वो ड्वार्फ प्लेनेट कहलाएगा। वो बॉडी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये जो आप बॉडी
देख रहे हो, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर आपको मिलेगा वो हेड क्वार्टर आपको प्राग में मिलेगा, ठीक है। प्राग कहाँ है? प्राग आपको मिलेगा कहाँ? चेक रिपब्लिक। प्राग आपको चेक रिपब्लिक में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। एक और सवाल यहाँ उठता यह है कि क्या सिर्फ प्लूटो ही एक आपको ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आता है? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, इसके अलावा और भी हमारे क्या हैं, आपको प्लैनेट्स हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। जैसे सेरस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, सेरस, ठीक है। तो सेरस भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। इसके बाद एरिस, ओके। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ड्वार्फ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये बेसिक है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ड्वार्फ प्लैनेट से सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे। ओके, एक इन्फॉर्मेशन और जो मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ यह कि प्लूटो को 1930 में यानी 1930 में प्लैनेट्स की कैटेगरी में डाला गया और 2006 में प्लैनेट्स की कैटेगरी से उसे निकाल दिया गया और ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये बस एक फैक्ट है, पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट आपको याद रहना चाहिए कि बहुत सी जिज्ञासा जगती है, खासकर आपको प्लूटो से रिलेटेड जो हमारे प्लूटो जो प्लैनेट है उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा मन में आती है। ओके, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये कि 2006 में जब इसे प्लैनेट की कैटेगरी से निकाला गया तो इसको एक नया नाम दिया गया जिसका आपको एक नाम आपका था, यहाँ पर आप मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, जिसे एक नंबर दिया गया, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना कि जब जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, लाइक आप देखोगे जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं यूनिवर्स में, इतने सारी सेलेस्टियल बॉडीज है, सबको नेम करना बहुत ज़्यादा क्या है, आपको आसान नहीं है, तो उन्हें एक नंबर के नाम से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें एक नंबर दिया गया। तो प्लूटो को एक नया नंबर दिया गया जिसे हम कहते हैं क्या, 134340। ओके, दिस इज अ फैक्ट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्लैनेट से रिलेटेड थी। इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक्स को हम लोग आगे कवर कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम को हम लोग थोड़ा बहुत कवर किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला और जो हमारा मेन मोटिव होगा समझने का वो होगा अर्थ, ठीक है। अर्थ की प्रॉपर्टीज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।